हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कोर्ट प्रोसेस के बारे में जहाँ पे अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उसके लीगल हेयर्स है, जो राइट टू स्यू की बात आती है, वो उस प्रोसेस को कैसे हमें फॉलो करना है। अगर वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, क्या समय सीमा होती है इस प्रोसेस को फाइल करने की, जो लीगल हेयर्स को जो ऐड करने की बात आती है, कितने समय सीमा के अंदर में करना चाहिए। अगर हम नहीं करते उस समय के अंदर पे तो क्या इम्प्लीकेशन हो जाते हैं, क्या होता है केस में, और किसकी ड्यूटी होती है उन पार्टीज को ऐड करने की। इन सारी बातों के बारे में आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो पे। साथ ही साथ में हम एक केरला हाई कोर्ट के एक बहुत ही मैं बोलूँगी कि लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट यूजली हम सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन ये एक जो जजमेंट है लीगल हेयर्स को लेकर, जो केरला हाई कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट भी कोर्ट करते हैं अपने बहुत सारे जजमेंट्स पे, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस बहुत क्लियरली डिफाइन करके बताया गया। तो हम उसी जजमेंट का भी बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप किसी को लीगल एडवाइस की जरूरत होगी तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो लीगल हेयर को ऐड करने की जो बात आती है, ये अपने सीपीसी के कौन से सेक्शन या ऑर्डर में है। ये अपना ऑर्डर 22 रूल्स 1, 2 और 3 है, इसमें सीपीसी इसके तहत में आ जाता है। क्या समय सीमा होती है जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में किसी की डेथ हो जाती है, तो कितने समय सीमा के अंदर हमें उनकी लीगल हेयर को ऐड करना होता है। वो समय सीमा होती है आपकी 90 दिन। 90 दिन के अंदर हमें करना होता है। यहाँ पर एक बात आ जाती है कि जो लीगल हेयर्स को हम ऐड करते हैं तो इस पर राइट टू स्यू की बात आ जाती है। तो राइट टू स्यू का क्या मतलब होता है? राइट टू स्यू का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर प्लेंटिफ ने केस किया है और प्लेंटिफ को ने जो राइट क्लेम कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट पे, अगर प्लेंटिफ वो राइट क्लेम जो भी करता है वो उसके जो लीगल है उसको भी उनका फ़ायदा आगे जाके मिलता है, मतलब आगे जाके उनका भी राइट क्रिएट होता है, इसीलिए राइट टू स्यू इसमें आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम डिफेंडेंट की बात भी करते हैं। ये सेक्शन ऑर्डर जो है ये डिफेंडेंट के लिए भी उतना ही महत्व है। तो यहाँ पे भी अगर जो डिफेंडेंट कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके जो लीगल हेयर्स है उनकी ड्यूटी बन जाती है वो करने के लिए। तो ये सर्वाइवल की जो बात होती है, सक्सेशन की जो बात होती है, वो यहाँ पर आती है, और इसमें मनी सूट भी एक पार्ट रहता है जहाँ पे भी ये राइट टू स्यू सर्वाइव करती है। अब हम आ जाते हैं बात पर कि अगर डेथ हो गया है, उसके लीगल हेयर्स को ऐड नहीं करे तो कोर्ट क्या करेगा 90 दिन के अंदर ऐड नहीं करे। तो देखिए, अगर कोर्ट को नोटिफाइड हो जाता है और उसके बाद भी पार्टीज को ऐड नहीं करते हैं तो वो केस खत्म हो जाता है, अबेट हो जाता है। अबेट का मतलब होता है जो लीगल प्रोसीडिंग जो होती है वो खत्म हो जाती है। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं कि नोटिफाई करना कौन बताएगा कोर्ट को कि डेथ हो गया है करके। क्या प्लेंटिफ का काम है, क्या डिफेंडेंट का काम है? देखिए, जो अगर हम लॉ को पढ़ते हैं, एक्ट को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम भाषा को जब पढ़े तो समझ में आता है कि इसमें दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो कोर्ट को आके नोटिफाई कर दे कि भैया डेथ ऐसे हो गया है। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि जो कोर्ट को नोटिफाई, मतलब कोर्ट के नोटिस पे ला देना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक एप्लीकेशन फाइल करना कि लीगल हेयर को ऐड करे वो एक अलग चीज़ होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए अब हम आते हैं इस केरला हाई कोर्ट के जजमेंट पे। ये जो केस है इसका नाम है स्टेला पेरेरा बेलूज पेरेरा वर्सेस अदीमा अब्दुल लतीफ़। ये 1968 का केस है, बहुत पुराना केस है, लेकिन बहुत ही रेलिवेंट मैटर होता है लीगल हेयर्स के मामलों को लेकर। अगर हम इसके फैक्ट ऑफ द केस पे जाए तो उसका फैक्ट ऑफ द केस ये होता है कि प्लेंटिफ का डेथ हो जाता है तो प्लेंटिफ 2, 3 को ऐड करना होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह होता है कि कोर्ट को नोटिफाइड हो गया कि प्लेंटिफ का डेथ तो हो गया, लेकिन 2 और 3 जो होते हैं वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते कोर्ट में। रीज़न बिहाइंड इज उनका वो विदेश में रहते हैं तो वो आ नहीं पाते। तो इस बीच में कोर्ट क्या करता है, केस को डिसमिस फॉर डिफॉल्ट कर देता है। तो जब ये मामला ऊपर में जाता है कि कैसे केस को डिसमिस और डिफॉल्ट करें, तो यहाँ पे प्रोसेस की बात करते हैं। तो कोर्ट यहाँ पे जब ऑर्डर 22 रूल 3 की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कोर्ट ने डिस्टिंक्शन किया था कि देखिए, जो नोटिफाइड हम कर रहे हैं, कोर्ट को नोटिफाई करना तो एक बात है, और कोर्ट पे एप्लीकेशन जो डाल दिया गया लीगल हेयर का वो एक अलग बात होता है। लेकिन जब कोर्ट को पता चल जाता है कि डेथ हो गई है और एप्लीकेशन भी फाइल हो गई है कि ये लीगल हेयर उनको ऐड करना चाहिए, तो यहाँ से प्लेंटिफ या डिफेंडेंट उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, कोर्ट की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में कोर्ट उनको पार्टी ऐसे ऐड तो करता नहीं है और आप डिसमिस फॉर डिफॉल्ट का ऑर्डर कर देते हो। किस पे आपने ये ऑर्डर किया है? एक डेथ पर्सन पे। अगर एक डेथ पर्सन को ये ऑर्डर देते हो तो क्या ऑर्डर की कोई वैलिडिटी होती है? द आंसर इज नो। दैट इज व्हाट द हाई कोर्ट सेड कि अगर आप एक डेथ पर्सन के अगेंस्ट में ऐसे ऑर्डर देते हो तो वो ऑर्डर नल एंड वॉइड हो जाता है। सेकेंडली,
कोर्ट को नोटिफाइड हो चुका था कि उनका डेथ हो गया है, एप्लीकेशन भी फाइल हो गया उनको ऐड करने के लिए, उसके बाद में अगर आपने कोर्ट ने अगर आपने ऐड नहीं किया है एज अ प्लेंटिफ उनको, तो ये उसमें प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की कोई भी गलती नहीं होती है। ये कोर्ट का प्रोसेस था जो कोर्ट को फॉलो करना चाहिए था। अब ये डिफेक्ट हो गया है ऑर्डर में, तो इसको रेक्टिफाइड कैसे कर सकते हैं? इसको रेक्टिफाइड अब सेक्शन 151 सीपीसी के, जिसमें कोर्ट के पास में इनहेरेंट पावर होते हैं, उस पे जाकर कोर्ट इस गलती को रेक्टिफाई कर सकता है। कोर्ट ने यहाँ पे, अगर मैं लास्ट लाइन इस ऑर्डर के मैं पढ़ूँ तो इस बोला कि इन सच ए केस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज प्लेंटिफ इन whom the right to sue survives has to file an application under order 22 rule 3 informing the court about the death of the original plaintiff. The further acts are left to the court and the court cannot reject the application merely for default of appearance of the legal representative where no order is passed by the court and the applicant also does not press the need for formal order. The omission on the part of the applicant will not take away his right to proceed with the case as there is no duty cast on him by the rule to remind the court of the observation of the rules. मतलब यहाँ पे वो जस्ट बिकॉज वो अपेयर नहीं हो पाया, आपने उसमें डिस्मिस और डिफॉल्ट कर दिया, इसमें कहीं पे भी प्लेंटिफ की गलती नहीं है। कोर्ट को नोटिफाइड किया गया है, कोर्ट की ड्यूटी थी उनको एज अ पार्टी एक्ट करे, और राइट टू सू तब भी सर्वाइव होता है अगर कोर्ट ने डिसमिस भी कर दिया इस केस को, डिसमिस को डिफॉल्ट भी किया है, तो भी इनका राइट टू सू सर्वाइव होता है और केस पे कोई भी तरह का असर नहीं होता है। तो ये था आज का ये जजमेंट। तो आई होप यूवर्स आपको आज का ये जो केस है ये अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑर्डर 22 रूल 1, 2 एंड 3 की जब हम बात करते हैं तो या ये सिर्फ ओरिजिनल केस, जब ट्रायल कोर्ट में जब केस चलता है उस पर ही भी नहीं रहता है, ये अगर अपील भी फाइल कर दिया गया है तब भी ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा, और अगर हाई कोर्ट पर जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, तो ये सेम प्रिंसिपल जो राइट टू स्यू सर्वाइव करता है इन सारे स्टेजेस में। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल केस में हुआ है तो सिर्फ ओरिजिनल केस में रहता है, नहीं, ये आपका एग्जीक्यूशन पे भी उसका उतना इफेक्टिव होता है, अपील में भी उतना इफेक्टिव होता है, रिविजन में भी उतना इफेक्टिव होता है, और अगर हम इवन सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर हम चले जाए तो यहाँ पर भी ये उतना ही इफेक्टिव होता है। ये एक प्रोसेस है बेसिकली जहाँ पे राइट टू स्यू सर्वाइव करता है। और याद रखिएगा इसका 90 डेज़ का जो पीरियड है इस पे ध्यान हमेशा रखना ज़रूरी होता है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक एप्लीकेशन ही फाइल करना होता है पार्टीज़ का लेकर, और वो करते हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बोलते हैं कि ये सही पार्टी नहीं, ये सही पार्टी है, वो एक अलग तरह का इशू होता है। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन टाइमली फाइल करना मेरे हिसाब से तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।